नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एक नए और शानदार लेक्चर में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग इस समय मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास लेकर चल रहे हैं, जिसके तहत इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज जिन दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है पहला कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसी के तहत हम लोग देखेंगे गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांग थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत ही शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने 100% श्योर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग मेरे पूरे के पूरे कंटेंट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों से पहले भी बताया है, जो मेरा तरीका रहा है, जब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं तो मैं आप लोगों को पहले जोड़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं उस टाइम पीरियड में जहां कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सर, इन दोनों के होने का कारण क्या था, तो उसको हम लोग थोड़ा समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। टाइम पीरियड था 1927 का। भारत में लाया जाता है साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन आप सबको मैंने पढ़ाया है पिछले ही वीडियो में। साइमन कमीशन, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। साइमन कमीशन के जो मेन पॉइंट्स थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। होता क्या है कि देखिए, भारत में जो हमारा पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का गुलाम भारतवर्ष, यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा है। ब्रिटेन की संसद नए नए कानून बनाकर, एक्ट बनाकर भारत में भेज रही थी। इसी के तहत भारतवर्ष में लाया गया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसकी जांच करने के लिए 1927 में एक कमीशन का गठन किया जाता है कि भारत में पूरे तरीके से हमारा जो शासन है सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। उसकी जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन नामक एक कमीशन का गठन किया जाता है, जो भारत में जाकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। होता क्या है, इन ब्रिटिशर्स ने ये जो कमीशन बनाया, इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 के 7 सदस्य जो थे डियर, वो अंग्रेज थे। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं और आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक। तो जब इस कमीशन में 7 अंग्रेज थे तो भारतवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया, ठीक है। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हत्याएं भी की जाती है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। तो साइमन कमीशन को पूरी तरीके से भारतवर्ष में खारिज कर दिया जाता है। फिर भी इसने आगे चल के अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो उसी समय डियर जो भारत का सचिव था उसका नाम था बर्किन हेड। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज की वीडियो से आप लोगों को जोड़ रहा हूं, ठीक है। बर्किन हेड नाम का व्यक्ति जो था वो भारत का सचिव था उस समय, ठीक है। तो भारत के सचिव ने कहा कि आप लोग हमारे द्वारा भेजे गए कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चुनौती देता हूं। क्या देता हूं डियर? बर्किन हेड ने भारतवासियों को चुनौती दी कि आप अपना संविधान बनाओ। क्या? अपना संविधान खुद से बनाओ। अपना संविधान खुद क्यों नहीं बना लेते, ठीक। जैसे ही ये बात बर्किन हेड के द्वारा हमारे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के पास पहुंचती है, तो राष्ट्रवादी नेता हमारे पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने इस चुनौती को क्या किया डियर? स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करके आगे चलकर मोतीलाल नेहरू, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये नाम इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आप तभी जुड़ पाएंगे जब इन चीजों पर फोकस करेंगे। मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई 1928 में, जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। ध्यान से देखिएगा आप लोग, नेहरू रिपोर्ट। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट मेरे शब्दों पर आप लोग गौर करिएगा। होता क्या है कि जब ये भारत है 1927-1928 का, उस समय भारत में कई दल थे, बहुत सारे दल थे। तो भारत के दिल्ली में बुलाई जाती है सर्वदलीय सम्मेलन, ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है। साइमन कमीशन भारत में आया, साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो वहां के सचिव ने, जो भारत का सचिव है बर्किन हेड, वो भारतीयों को चुनौती देता है कि आप अपना खुद का संविधान बनाकर सामने पेश करिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट पेश की जाती है, ठीक है।
तो होता क्या है, सर्वदलीय सम्मेलन में कई सारे दल आके इकट्ठा होते हैं। कई सारे दलों ने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर दिया कि नहीं, इसमें सबके अनुसार संविधान नहीं बनाया गया है जो भारतवर्ष के लोगों के लिए सही हो। उसमें यदि मैं आपसे बात करूं तो महत्वपूर्ण रूप से मुस्लिम लीग के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। कहां पर? वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसकी कैपिटल ढाका, ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी तभी भारतवर्ष के विभाजन की नींव इन ब्रिटिशर्स के द्वारा रख दी गई थी। तो ये मुस्लिम लीग धीरे धीरे करके चलती रहती है। 1906 के बाद 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मैं थोड़ा आपको और जोड़ता हूं, 1909 का टाइम पीरियड आता है, पार्लियामेंटो सुधार आता है, इसमें मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की बात कर दी जाती है। धीरे धीरे करके ये ब्रिटिशर्स हम भारतवासियों में फूट डालने की बात करने लग जाते हैं, फूट डालो राज करो की बात करने लग जाते हैं। आगे चल के मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो जाती है। फिर 1916 में होता है क्या? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग को फिर से शामिल कर लिया जाता है और ये मुस्लिम लीग भारतवर्ष के साथ मिलकर आगे चलती है। फिर आपने 1919 का क्या देखा था? मैंने सब कुछ पढ़ाया है, बस रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि रिवीजन क्लास है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भारतवर्ष में रॉलेट एक्ट लाया जाता है। ठीक है, खिचड़ी नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं सारी कड़ियां एक दूसरे से जोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर मुस्लिम लीग की बात हो रही है। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है। साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। बर्केनहेड जो कि सचिव था, उसने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दिया। मोतीलाल नेहरू ने इसे एक्सेप्ट किया और उस समय भारत में बहुत सारे दल थे, तो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कहां पर? दिल्ली में। कुछ दलों ने इस रिपोर्ट का भी क्या किया डियर? विरोध किया। और विरोध स्वरूप जो सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से निकल कर आई वो मुस्लिम लीग निकल के आई और इसी के बारे में मुस्लिम लीग का नाम आया। तो मैंने मुस्लिम लीग की स्थापना से लेकर यहाँ तक की जर्नी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। 1906 में इसकी स्थापना की गई ढाका में और इसके बाद क्या होता है, मुस्लिमों को भारतवर्ष में हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की जाती है। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आता है तो पृथक निर्वाचन की बात की जाती है। फिर मुस्लिम लीग अलग हो जाती है, कहां से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और आगे चल के 1916 में लखनऊ समझौता होता है और फिर से मुस्लिम लीग भारतवर्ष के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाती है। आगे चल के ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि रॉलेट एक्ट लेकर भारत में आ जाते हैं, जिसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा गया। कि मतलब किसी को भी डीएम जो आज का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को क्या किया गया? सुपर पावर दे दी गई कि आप किसी को किसी भी तरीके से पकड़ के जेल में डाल सकते हैं यदि आपको उससे लगता है कि वो संदिग्ध है। तो इसे रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में दो व्यक्ति निकल के आते हैं, प्रमुख रूप से राष्ट्रवादी नेता। एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। और इन्हीं को छुड़वाने के लिए 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, एक क्या किया जाता है? सभा का गठन किया जाता है डियर। और उस सभा में शांति तरीके से इसकी मांग की जाती है, लेकिन वहां पर गोलियां चलवा दी जाती है। बहुत सारे असहाय और निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद भारतवर्ष में क्या होता है? भारतवर्ष में छेड़ दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के साथ ही भारत में आपने देखा था खिलाफत आंदोलन, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना? खिलाफत आंदोलन में क्या किया गया रहा था कि यहाँ पर खलीफा के पद को लेकर विवाद चल रहा था तुर्की में, और वहां आगे चल के इसका नेतृत्व खिलाफत आंदोलन का कर देते हैं महात्मा गांधी। और तुर्की का जो नवाब था मुस्तफा कमाल पाशा, उसने क्या किया? पूरे तरीके से खलीफा के पद को समाप्त कर दिया और भारतवर्ष में महात्मा गांधी ने इसे अपॉर्चुनिटी मानते हुए असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों को भी जोड़ लिया। तो मुस्लिम लीग साथ ही साथ चल रही थी। तो जब भारतवर्ष में संविधान बनाने की चुनौती आती है, नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, तो उस समय मुस्लिम लीग सक्रिय होती है और इसके प्रमुख नेता निकल के आते हैं कौन? जिन्ना। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश की है, वीडियो 2 बार देखेंगे आप लोग सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जिन्ना जी क्या करते हैं? विरोध कर देते हैं किसका? नेहरू रिपोर्ट का। और इन्होंने अपनी क्या रख दी? 14 सूत्रीय मांगे। मैं सब कुछ खिचड़ी रूप से लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो पॉइंट क्लियर होगा। 14 सूत्रीय मांग किसने रखी? ये रखी जिन्ना महोदय ने।
ठीक है, तो जिन्ना महोदय ने 14 सूत्री मांग रख दी, तो पूरी तरीके से मैं कहूं तो अपने ही दलों के साथ नेहरू रिपोर्ट पूरी तरीके से पेश नहीं हो पाई। और इन्हीं सारी परिस्थितियों के अंतर्गत आगे चल के क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो जाता है और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में कर दी जाती है। आइए देखते हैं हम लोग कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आइए देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। बैकग्राउंड क्या समझा आप लोगों ने, साइमन कमीशन का विरोध किया गया, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, उस पर बात ब्रिटिशर्स ने नहीं की। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और इसमें कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि अब समाप्त हो गई है, अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की जाए। इस अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पारित किए गए, जो इस तरीके से थे कि नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये यहाँ पर आप लोग एक रेयर तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है, तब की तस्वीर आप देखें। सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, ये तिरंगा आज का तिरंगा जो आप देखते हैं, उसमें आपको यहाँ बीच में क्या दिखता है, अशोक चक्र दिखता है, जिसमें 24 तीलियां हैं, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर चरखा रखा गया था। कलर यही तीनों थे, केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है ना। इसको क्या किया गया, ये तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया 31 दिसंबर 1929 को, और उसी समय पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद नारों के बीच इस हमारे तिरंगे झंडे को पहली बार भारतवर्ष में फहरा दिया जाता है। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाया जाएगा, तथा अब से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कर लेंगे। आपसे पूछा जाता है कि भारतवर्ष में 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की बात कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में जानते हैं, और ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है ना, पॉइंट याद रखिएगा। कांग्रेस, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस कर लेंगे आप लोग। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे आप लोग सिविल नाफरमानी कहते हैं, यह आंदोलन छेड़ दे। तो भारतवर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, महात्मा गांधी को। इन्हें किसके द्वारा वैधता प्रदान की जाती है, तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी क्या करते हैं, 11 सूत्रीय मांग रख देते हैं ब्रिटिशर्स के सामने। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इरविंग है जो वायसराय था, और ये हमारे बापूजी हैं। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविंग एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 11 सूत्रीय मांगे रख दी। किसने, महात्मा गांधी ने अपनी मांग रख दी कि आप ये चीजों में सुधार करिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नेहरू रिपोर्ट के समय किसने रखा था, जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी थी, ये याद रखिएगा। 11 सूत्रीय मांगे कौन रखता है, महात्मा गांधी। आइए इनकी मांगों को देख लेते हैं। सेना के व्यय तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती की जाए, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, पूर्ण शराबबंदी हो। यहाँ पर महिलाओं ने भी सहयोग किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए, हथियार कानून में सुधार करके आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को बंदूक इत्यादि के लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की जाए। मतलब पहले ऐसा था कि जो भारतीय लोग हैं, हमारे इंडियन भाई हैं, ये अपने पास कोई हथियार नहीं रख सकते थे हथियार कानून के अनुसार। महात्मा गांधी ने कहा कि हम भारतीयों को भी हथियार रखने का क्या किया जाए, अधिकार दिया जाए, कानून कुछ ऐसा लाया जाए, क्योंकि हमें भी सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता है। 7वीं मांग की बात करें तो रुपया स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दिया जाए। वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए। जी हाँ, जिससे कि नमक बनाया जा सके।
भूमि कर में कटौती हो तथा उस पर काउंसिल का नियंत्रण हो, नमक कर व नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। ये सारी मांग कौन रख रहा है? महात्मा गांधी के द्वारा उनकी 11 सूत्रीय मांगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मांग आपसे यूपीएससी प्री में पूछी जाती हैं, मेंस में भी लिखने के लिए आ जाता है, इंटरव्यू में भी एग्जामिनर आपसे ये चीजें पूछ लेता है कि गांधी जी द्वारा की गई 11 सूत्रीय मांगों में आपको सबसे अच्छी मांग कौन सी लगती है। यूपीएससी का प्री या फिर स्टेट पीएससी का प्री आपको सेंटेंस देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी मांग महात्मा गांधी के द्वारा अपने 11 सूत्रीय मांगों में शामिल की गई थी। तो ये चीजें आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। गांधी जी की इस मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख जो है वो नहीं अपनाया, ठीक है ना। फलतः 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन पर निकल पड़ते हैं। आइए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन मांगों को, जो 11 सूत्रीय मांग थी, गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि गांधी जी द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांग ब्रिटिशर्स से कब की गई। उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था इरविंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्राइम मिनिस्टर था रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसने क्या किया था, भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि दलितों के लिए भी आरक्षण की बात कर दी थी, है ना। वो मैंने आप लोगों को 1932 में पढ़ाया था, पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य जो हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया में प्रस्तुत किए थे, ये इनका एक प्रमुख पत्र था, पॉइंट याद रहने चाहिए। आइए हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं, जो 1930 में छेड़ा गया। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग न माने जाने पर इरविंग को एक पत्र में लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। ये सेंटेंस भी कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गांव में पहुंचते हैं और इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। दांडी मार्च क्या है? तो जब गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील लंबी पदयात्रा करते हैं साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी गांव तक, जो समुद्र तट पर था, इसे हम दांडी मार्च के रूप में जानते हैं। और इसी साथ उन्होंने यहीं पर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर ब्रिटिशर्स के नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून का मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स ने समुद्र तट पर पूरा अपना एक अधिकार कर लिया था और नमक बनाने का अधिकार भी उन्होंने अपने पास रखा था, ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को नहीं दिया था। तो गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर इस कानून को तोड़ दिया कि अब भारत के लोग भी क्या करेंगे, अब भारत के लोग भी पूरे तरीके से नमक का उत्पादन कर सकते हैं। दांडी मार्च, भारत में राष्ट्रवाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे। कैसे? सुनिए, गांधी जी की किस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च से तुलना की गई? तो वो था गांधी जी का दांडी मार्च, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दांडी जी के किस मार्च को मुसोलिनी के रोम मार्च से क्या कहा गया था, बोला गया था, या रोम मार्च से तुलना की गई थी? तो दांडी मार्च थी। दांडी मार्च को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किन दो अन्य मार्च से क्या किया गया था, किन अन्य दो मांगों से पूरी तरीके से समानता दिखाई गई थी? तो मुसोलिनी के रोम मार्च से और नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए मार्च से। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जब भारत में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, सिविल नाफरमानी, याद रखिएगा, सिविल नाफरमानी इसे जाना जाता था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। आंदोलन की गतिविधियां हम लोग थोड़ा देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। मालाबार में वायकोम सत्याग्रह के नेता के कलप्पन, इनका नाम याद रखिएगा, कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की। मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं डियर, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है
कि यह पूर्णतः सही और आप लोगों के लिए लाभप्रद है। याद रखिएगा ये चीज आप लोग, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। यदि अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है। हम लोग देख रहे हैं आंदोलन से संबंधित गतिविधियां। किस आंदोलन की बात हो रही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये पूरा का पूरा कंटेंट पीडीएफ अभी थोड़ी ही देर में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में शिविर में स्थापित किए गए। मतलब शिविर जैसे होता है ना, सेना के रहने के लिए शिविर बनाए जाते हैं, ठीक। ये मैं आपको हर जगह की बातें क्या बता रहा हूं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस स्थान पर किसने प्रमुखता दिखाई, किसने नेतृत्व किया, उसकी बात हम कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप बंबई में, आज का मुंबई जिसे बंबई बोला जाता था, वर्तमान गुजरात में वो पड़ता था। देखिए आप ये जो गुजरात देखते हैं और ये बंबई, ये पूरा एक राज्य हुआ करता था, ठीक है ना। गुजरात और आज का महाराष्ट्र एक राज्य हुआ करता था, फिर इसका विभाजन कर दिया गया था, ठीक है ना। भाषा के आधार पर गुजरात में रहने वाले व्यक्ति गुजराती बोलते थे, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी बोलते थे, इसलिए इसका विभाजन किया गया। तो स्वतंत्रता पूर्व इस पूरे प्रांत को बंबई प्रांत के रूप में जाना जाता था, जो आज का गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो वर्तमान गुजरात जो है वहां पर धरासना नामक जिला था। यहाँ पर सरोजनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रहियों ने धरासान नामक कारखाने पर हमला कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असम की बात करें तो सिलहट नामक स्थान से बंगाल के नोमाखली समुद्र तट तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया। पश्चिमी तट की बात करें, ये तट है, तटार नहीं है, ठीक है, पश्चिमी तट, ठीक। सीमा प्रांत के, माफ करिएगा, पश्चिमोत्तर है, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर मतलब कि ये जो आप भारत इस तरीके से देखते हैं, ये तो ये वाला जो क्षेत्र था पूरा का पूरा आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये हमारा जो पूरा क्या है पंजाब है, यहाँ का सिंध हो गया, पेशावर हो गया। इन जगहों पर खान अब्दुल गफ्फार खान नामक व्यक्ति थे, जिन्हें श्रीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर संभाल ली। मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। इनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती संगठन ने भी इस सहयोग में आंदोलन में सहयोग दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाल कुर्ती संगठन किससे जुड़ा हुआ है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। खुदाई खिदमतगार के रूप में भी इसे जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सरोजनी नायडू को, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी को, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। यदि हम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बात करें तो इसको दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां भेज दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। इस गढ़वाल रेजिमेंट ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया, क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट में भी भारतीय लोग ही तो थे। उत्तर पूर्व की जनजातियों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 13 वर्षीय युवा नागा महिला रानी गैडिनल्यू, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अपने नागा साथियों के साथ आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये उस समय सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष की थी और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालांतर में पंडित नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया। इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा कठोर दमनात्मक प्रक्रिया द्वारा दबा दिया गया। इसी समय साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। मैंने आप लोगों से बताया था कि आज हम लोग जो बात करेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दूसरा होगा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके पहले मैंने आप लोगों को साइमन कमीशन के बारे में भी बताया, नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी बताया। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित की गई थी, तो 1906 से लेकर माफ करिएगा, हम लोगों ने 1930 तक की चीजें देख ली, सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। अब क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, राउंड टेबल कमेटी बुलाई गई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस तरीके से आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मैंने आप लोगों से टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछा था कि मैं अब वीडियो कंटिन्यू देने वाला हूँ तो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। आप लोग बताएंगे। हम लोग मैथ की पूरी जीरो टू हीरो सीरीज क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग कहेंगे तो जीएस फाउंडेशन, ठीक है, जीएस फाउंडेशन बैच भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे
कि आपको क्या चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।